दोस्ती वो एक एहसास है जो अनजाने लोगों को भी पास लाता है। दोस्ती वह एक एहसास है जो अनजाने लोगों को भी पास लाता है। जो हर पल साथ दे वही दोस्त कहलाता है, वरना इस जमाने में साया भी साथ छोड़ जाता है। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले अपन आर्टिकल 21 यानी कि अनुच्छेद 21 तक अपन लोगों ने पॉलिटी साइंस में पढ़ लिया है। आप सीरियली वाइज पढ़ेंगे तो मैं आपको पॉलिटी शुरू से, जब से इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हुई है तब से पढ़ाया हूँ, उसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से शुरू से देख सकते हैं। आज अपन जो पॉलिटिकल साइंस के अनुच्छेद आप कह सकते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 22 है, उसी को चर्चा करेंगे। उसमें क्या प्रोविजन है, उसके जो क्लॉज हैं उसके क्या प्रोविजन है। ठीक है, तो यही सब अपन आज चर्चा करने वाले हैं। बने रहिएगा, आपको एक एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 की बात करें तो ये इसका जो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट है, वो कहता है गिरफ्तारी अथवा कैद, कैद मतलब डिटेंशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, निरोधक ये होता है से संरक्षण। कहने का मतलब क्या गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए, क्या किसी को डिटेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बोल रहा है गिरफ्तारी अथवा कैद से संरक्षण। तो अगर कोई मर्डर कर दिया, अगर कहीं बम ब्लास्ट किसने किया, तो क्या उसको संरक्षण दिया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं की जा रही है कि हम अपराधी को संरक्षण देंगे। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक होता है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार चाहे तो आप कैदी हो, चाहे तो आप कसाब हो। ठीक है, कसाब को भी इवन मौलिक अधिकार प्राप्त थे, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अधिकार प्राप्त थे। तो वही आज चर्चा करेंगे कि एक अपराधी को किस तरह के अधिकार मिलते हैं जब कोई पुलिस उसको कैद करती है या डिटेन करती है या अरेस्ट करती है, तो उसके पास क्या अधिकार है। वही सब चीजें अपन आज डिस्कस करने वाले। ठीक है, अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आपका क्या राइट है। अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर रही है तो आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके पास राइट है, या डिटेन कर रही है। देखिए, अरेस्ट और डिटेन में अंतर है, यानी कि अगर हम गिरफ्तारी की बात करें और कैद की बात करें तो अंतर है। अभी 370 जब हटी थी जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे जो नेता हैं, फारूक अब्दुल्ला हैं, उमर अब्दुल्ला हैं और फैजल हैं, तो ये सभी को गिरफ्तारी नहीं किया गया था, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनको कैद किया गया था। दोनों वर्ड में अंतर है, उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, उनको डिटेन किया गया था। तो डिटेन का मतलब होता है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है, अगर सरकार को ऐसा लगता है कि फलाना आदमी समाज में अराजकता फैला सकता है, समाज में दंगा फसाद फैला सकता है या हानि पहुंचा सकता है लॉ एंड ऑर्डर को, तो उसके काम करने से पहले ही, यानी कि अराजकता फैलाने से पहले ही उसको डिटेन कर लिया जाएगा। ठीक है, उसको कैद कर लिया जाएगा। हालांकि उसने अभी तक जुर्म नहीं किया है, लेकिन सरकार को ऐसा लगता है कि वो जुर्म कर सकता है, वो दंगा फसाद करवा सकता है या कुछ ऐसा काम करवा सकता है जिससे कि समाज में अराजकता फैल सकती है या किसी को हानि पहुंच सकती है। तो वहां पे उसको उस काम करने से पहले ही डिटेन कर लिया जाता है, यानी कि आपने जुर्म किया ही नहीं, आपको फिर भी कैद कर लेगा। ये प्रोविजन ये कहता है। ठीक है, आर्टिकल 22। और अरेस्ट का मतलब ये होता है कि आपने वो काम कर दिया तब जाके आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो इन दोनों में, इन दोनों समय अगर आपको अरेस्ट किया गया तब आपको क्या राइट मिलेगा, अगर डिटेन किया गया तब आपको क्या राइट है। यानी कि अपना जो राइट होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि डिटेन कर लिया या अरेस्ट कर लिया गया तो आपको सीधे फांसी पर लटका देगा। आपको भी कुछ ना कुछ राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वही नीचे सब क्लॉज में लिखा हुआ है। देखिए गिरफ्तारियां भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूनेटिव डिटेंशन और दूसरा होता है प्रिवेंटिव। प्यूनेटिव की बात करें तो दंडात्मक निरोध, और अगर प्रिवेंटिव की बात करें तो निवारक निरोध। इसमें मैंने बताया कि 7 क्लॉजेज हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट 22 का फर्स्ट और 22 का सेकंड क्लॉज की बात करें तो ये आपका प्यूनेटिव है, यानी कि दंडात्मक है, यहाँ पे आपको दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें 3, 4, 5, 6, 7 तो ये आपका प्रिवेंटिव है, यानी कि निवारक। प्रिवेंट मतलब कि मैंने शुरू में ही बताया कि अगर आप कुछ ऐसा काम करने वाले हैं उसको
प्रिवेंट करने के लिए ये सब क्लॉज आते हैं। यानी कि अगर आपने कुछ स्टेटमेंट ऐसा ना दे दिया हो कि मुस्लिम ऐसे हैं, हिंदू ऐसे हैं, तो ये सभी चीज़ों के लिए प्रिवेंटिव क्लॉज आता है। ठीक है, अब अपन एक एक क्लॉज को डिस्कस करते हैं। गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार और अपने मनपसंद वकील से राय लेने का अधिकार। अगर आपको किसी पुलिस ने अरेस्ट किया है तो आप उस पुलिस ऑफिसर से ये पूछने का अधिकार है कि आप किस लिए मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में, जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी को तो वो बोलती है आपको इस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जाता है। ठीक है, आपको इस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जाता है, तो ये प्रॉपर उसको बोलना पड़ता है कि आपने क्या किया है, या अगर उसने नहीं बोला तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जाता है। ऐसा मूवी में भी आपने सुना होगा। तो वही है 22 का 1 क्लॉज, जिसमें यह कहा गया है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार, अपने मनपसंद वकील से राय लेने का अधिकार। यानी कि आप अपने मनपसंद वकील, यानी कि अपना जो भी वकील है उससे आप राय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उठाया, पुलिस जीप में रखा और चला गया, आपको राइट है। उसके बाद सेकंड क्लॉज कहता है 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने समय पेश किया जाए। यानी कि जब भी आपको गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि अगर सपोज गुजरात से पुलिस को लाना है, बिहार लाना है, तो 24 घंटे तो ऐसे ही लग जाएंगे। अगर जीप में लाते हैं, अगर फ्लाइट की सुविधा ना हो, अगर जीप में लाते हैं तो 24 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो इसमें जो जर्नी है यानी कि ट्रैवलिंग है उसको एक्सक्लूड कर रखा है 24 घंटे, यानी कि और जो प्रोसेस है उसकी बात कर रहा है, 24 घंटे जर्नी को एक्सक्लूड कर रखा है। इसमें एक ये भी प्रोविजन है कि अगर मजिस्ट्रेट वहां गुजरात का कहीं पे, जैसे सपोज अहमदाबाद में किसी मुजरिम को पकड़ा गया, या तो वहां के जो मजिस्ट्रेट है, वहां के जो लोकल मजिस्ट्रेट है उसके समक्ष भी पेश किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको बिहार लाके ही पेश किया जा सकता है, वहां के भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये आपके फर्स्ट क्लॉज और सेकेंड क्लॉज हुए। थर्ड क्लॉज क्या कहता है, क्लॉज 1 और 2 में दिए गए अधिकार निम्न को उपलब्ध नहीं होंगे। जो 22वां का थर्ड क्लॉज है वो क्या कह रहा है कि ये फलाना आदमी को ये वाला अधिकार नहीं होगा। कौन सा? शत्रु देश का व्यक्ति, अगर पाकिस्तान से लड़ाई चल रही है और पाकिस्तान का कोई बंदी यहाँ पे मतलब अरेस्ट कर लिया गया, शत्रु देश का दुश्मन को अरेस्ट कर लिया गया, तो अब वो नहीं कहेगा कि हमको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करो, वो नहीं कहेगा कि हमको ये वकील दे दो, वो नहीं कहेगा कि इस अपराध के तहत अरेस्ट किया गया, वो उसको एंजॉय नहीं कर सकता। कौन से क्लॉज को? क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के जो आपका प्रोविजन है उसको ये आप कह सकते हैं शत्रु देश के जो व्यक्ति हैं वो इसको एंजॉय नहीं कर सकता है। और क्या है? निवारक निरोध विधि के अधीन गिरफ्तार। निवारक निरोध विधि है, जैसे कि आपके निवारक निरोध विधि जो आपके ये वाला, ठीक है, जिसमें कि डिटेन व्यक्ति को कर लिया जाता है। जैसे फारूक अब्दुल्ला को डिटेन कर लिया गया 370 हटाने के बाद, उमर अब्दुल्ला को डिटेन कर लिया गया, तो वो नहीं कर सकते हैं कि हमें किस अपराध के तहत डिटेन किया गया। ठीक है, तो यानी कि निवारक निरोध विधि के अधीन अगर गिरफ्तार किया जाता है किसी व्यक्ति को तो वो ये वाला दोनों, ठीक है, ये वाला दोनों सॉरी जो प्रोविजन है उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो ये थर्ड क्लॉज है। फोर्थ क्लॉज आपके इससे रिलेटेड है, ये 4th से 7th जो क्लॉज है इससे रिलेटेड है। ठीक है, उसको भी अपन चर्चा करते हैं। चौथा से 7वां जो क्लॉज है आपके निवारक निरोध कानून के तहत है, यानी कि डिटेंशन जब व्यक्ति का होता है उसके तहत ये सब क्लॉज बनाए गए हैं। चौथा जो क्लॉज है वो कहता है निवारक निरोध के अधीन व्यक्ति को अधिकतम 3 माह तक हिरासत में लिया जा सकता है, मगर सलाहकार बोर्ड की राय से अवधि बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब अगर किसी को डिटेन किया गया है, आपने देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला को जब डिटेन किया गया था तो 1 साल तक कैद कर लिया गया था, और अभी भी मतलब कि उमर अब्दुल्ला कैद में। तो इसका मतलब ये है कि हालांकि अभी शायद छूट गए हैं कि लिखा तो है 3 महीने तक, लेकिन अगर सलाहकार कोई बोर्ड है वो चाहे तो इस 3 महीने को बढ़ा सकती है। अब ये सलाहकार बोर्ड कौन सा है? तो सलाहकार बोर्ड कोई ऐसा नहीं है, परमानेंट होता है। जब व्यक्ति को डिटेन किया जाता है तो अगर उसको अवधि बढ़ाना है, उसकी अवधि, डिटेंशन की अवधि बढ़ानी है, यानी कि उसको और भी लंबा खींचना है, तो सरकार क्या करेगी? पूर्व जजेज की एक कमेटी गठित करेगी, और वो जब कमेटी कह देगी कि हाँ इसका डिटेंशन बढ़ना चाहिए, तब ये जो 3 माह वाला चीजें हैं वो और फर्दर आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चौथा क्लॉज कह रहा है। 5वां क्लॉज क्या कह रहा है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, यानी कि जो डिटेंशन एक्ट है उसके तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
को गिरफ्तारी का कारण बताना चाहिए, ठीक है, और उसे अपनी गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अवसर दिया जाना चाहिए, यानी कि वो अपनी डिटेंशन को काउंटर एक्ट करे, उसके लिए उसे अवसर देना चाहिए कि हमें डिटेन किया जा रहा है लेकिन हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं या हम भविष्य में ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, तो इसको ये सफाई पेश करने के लिए अवसर देना चाहिए। ये आपको 22 का 5th क्लॉज कहता है, ठीक है, कि उसको कारण बताइए कि आपको किस मतलब कि कारण आपको डिटेन किया जा रहा है, आप दंगे फसाद कराएंगे इसलिए आपको डिटेन किया जा रहा है, तो उसके पास इतना राइट है कि वो अपनी सफाई पेश करे कि हम ऐसा काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका 22 का 5th क्लॉज कहता है। अगर 22 का 6th क्लॉज की बात करें, अगर सामाजिक हित में नहीं है तो गिरफ्तारी का कारण नहीं बताना जाना चाहिए। अगर जो मुद्दा है, जो मैटर है जिसके तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस मतलब निवारक निरोध अधिनियम के तहत उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, अगर वो पब्लिक मैटर हो कि अगर हम उसको डिस्क्लोज करेंगे तो थोड़ा सा और भी पब्लिकली कुछ ना कुछ और भी लफड़ा हो सकते हैं, तो अगर ये चीज़ें सामाजिक हित के लिए हो, कोई भी मुद्दा अगर सामाजिक हित के लिए हो, तो पुलिस अधिकारी या जो भी उसको गिरफ्तार कर रहा है उस एक्ट के तहत, निवारक निरोध अधिनियम के तहत अगर गिरफ्तार कर रहा है तो ये नहीं भी बता सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि बताना चाहिए, लेकिन अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट या आप कह सकते हैं सामाजिक हित के मुद्दे हों, तभी पुलिस अधिकारी या जो भी चीज़ें हैं, जो भी अथॉरिटी है, वो ये बाध्य नहीं है कि उसको बताए ही बताए, ठीक है। लास्ट क्लॉज क्या कहता है? संसद को अधिकार है कि ऐसा कोई निवारक निरोध कानून बना सकती है जिसकी समयावधि कुछ भी हो। आर्टिकल 24 यहाँ पे मान्य नहीं होगा। यहाँ पे आर्टिकल 24 क्या कह रहा है कि 3 महीने तक मैक्सिमम डिटेन किया जा सकता है, लेकिन 7वां क्लॉज इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है कि संसद कोई भी कानून, निवारक जो कानून है वो बना सकती है जिसका जो समयावधि है 1 साल, 2 साल, 10 महीने, 5 महीने, कुछ भी रख सकती है, यानी कि वहाँ पे ये 3 महीने वाला चीज़ें नहीं लागू होगी। जैसे आपका बहुत सारे आपके निवारक जो निरोध है वो कानून बने, पोटा है, मीसा है, जो मीसा भारती लालू यादव की बेटी है, इसी कानून के तहत जो मीसा कानून बना था, निवारक निरोध कानून बना था इंदिरा गांधी के समय, उसी के नाम पे उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था। सभी कुछ जो महत्वपूर्ण निवारक निरोध कानून है उसको अपन चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको और भी डिटेल में इसके बारे में लिखने को आए तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अब कुछ निवारक निरोध अधिनियम यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो भारत में मौजूद थे आज़ादी के बाद, बहुत सारे समाप्त हो गए, उसको अपन चर्चा करेंगे कि कौन से एक्ट के तहत क्या क्या प्रोविजन थे, कब मतलब इसका आप कह सकते हैं आगाज हुआ और कब इसका समाप्ति हो गई, ठीक है। पहला अगर आपके पटल पे दिख रहा होगा तो निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है, और इसमें क्या था कि 1 ईयर तक, 1 साल तक आपको डिटेन किया जा सकता है, ठीक है। इस अधिनियम के तहत आपको 1 साल तक डिटेन किया जा सकता था। 1950 में ये आया था, हालांकि इसको 1969 में समाप्त कर दिया गया, 31 दिसंबर को इसको समाप्त कर दिया गया। अगर दूसरे निवारक निरोध अधिनियम की बात करें तो है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, 1971 में आया था। इसका आप कहें कि जो इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी आई थी, बहुत मिसयूज हुआ था। जो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम है, नाम से ही पता चल रहा है, आंतरिक सुरक्षा यानी कि इंटरनल, आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी की बात की जा रही है, और इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे किसी भी बंदे को जेल में बंद किए जा रहे थे। लालू यादव थे, मतलब कि उस समय बड़े बड़े नेता जो आप कह सकते हैं कि डिटेन कर लिए गए, जॉर्ज फर्नांडिस थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, यानी कि सबको नज़रबंद कर दिया गया था, डिटेन कर दिया था। तो इस अधिनियम के तहत ही ऐसा किया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको कि मीसा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी के नाम पे जब लालू जी को बंद कर दिया गया तो उसी समय उनकी बेटी का जन्म हुआ था, जो कि अभी का मीसा भारती कहलाती है, ठीक है। तो इसका एक आप कह सकते जुड़ा फैक्ट है। हालांकि जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आई थी 77 में, इस एक्ट को हटा दिया था, ठीक है, यानी कि खत्म कर दिया था। अगर तीसरा बात करें, तीसरा एक्ट कौन था? विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम, यानी कि जो आप कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह होता है, ठीक है, इस तरह से हवाला का पैसा आता है, इस तरह से जो भी आपके तस्करी होते हैं पैसे का, विदेशी मुद्रा का, उसके तहत 1974 में एक अधिनियम आया था। इंग्लिश में बोले तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, जिसको
आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कोफेपोसा, ठीक है, नाम थोड़ा सा अलग लग रहा है, कोफेपोसा, ठीक है। इसके तहत 2 ईयर तक आपको डिटेन किया जा सकता था, ठीक है, 2 वर्ष तक आपको नजरबंद किया जा सकता था, और इसकी भी समाप्ति हो गई आपका 84 में, ठीक है, 10 साल तक चला और इसकी भी समाप्ति हो गई, यानी कि इस कानून को आप कह सकते हैं नल एंड वॉइड कर दिया गया, ठीक है, खत्म कर दिया गया। अगला जो आपका एक्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी कि जो ये 1980 में आया था, जिसको कि हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में रासुका, ठीक है, बहुत बार आप मीडिया में सुने होंगे कि रासुका लागू कर दिया गया, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसके इंग्लिश वर्जन की, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को इसको कहते हैं, और इसके तहत 180 दिन यानी कि लगभग 3 महीने आप बोल सकते हैं कि डिटेन किया जा सकता था, 180 दिन डिटेन किया जा सकता था, और ये 85 में ही इसको समाप्त कर दिया गया रासुका को। अगर अगले बात करें तो आतंकवाद और विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम, यानी कि टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट टाडा, जिसको हम कहते हैं, टाडा के तहत फलाना टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया, इस तरह से आपने सुना होगा। और इसको भी ये शायद 1995 में आया था, इसको समाप्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये अभी तक समाप्त नहीं किया गया है, और ये 1995 में आया था टाडा। अगर बात करें आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002 जो आया था आपका संसद भवन, यानी कि हमारे संसद भवन पे जब हमला हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ये अधिनियम लाया था, आतंकवाद निरोध अधिनियम, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, जिसको हम पोटा कहते हैं। इसके तहत क्या था कि आप आतंकवाद को सीधे गोली भी मार सकते हैं, कोई भी मतलब कि ट्रायल वगैरह कुछ नहीं होगा, गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं होगा, सीधे अगर आपको सस्पिशियस लग रहा है कि ये आतंकवाद है, उसको गोली मार दो, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा खतरनाक कानून था, क्योंकि खतरनाक काम भी किए थे, संसद भवन पे हमला कर दिए थे, तो खतरनाक तो कानून बनाएंगे, क्योंकि संसद भवन में नेता लोग बैठते हैं और उन पे जब बीतती है तब तो खतरनाक कानून बनाएंगे। तो पोटा आया था 2002 में, लेकिन कांग्रेस को लगा कि इसमें तो किसी को भी गोली मार देगा, कि आतंकवाद है, किसी को भी गोली मार देगा, तो इसको 2004 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई खत्म कर दी, ठीक है। अगला अगर बात करें सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम 1958 में आया था, ये एक संपत्ति सूची का विषय है। आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट अस्फा, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये काफी फेमस है, किस लिए, एक लेडी है इरोम चानू शर्मिला, एक लेडी है मणिपुर के, इन्होंने तकरीबन 16 वर्ष तक हंगर स्ट्राइक किया, और ये ऐसा माना जाता है कि ये वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक है। ये जो लेडी है मणिपुर की, इनको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। ये इसके विरोधी थे, यानी कि इसमें क्या होता था कि जो आर्म फोर्स है उनको एक स्पेशल पावर दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो, इसमें पावर दिया गया है कि ये किसी भी सस्पिशियस लोग के घर में जाके बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो टपका भी सकते हैं, यानी कि गोली मार सकते हैं। तो ये अस्पा है, जिसमें कि ये आर्म फोर्स को ऐसा विशेषाधिकार मिला है कि किसी भी लोगों की तलाशी कर सकते हैं, किसी भी के घर में जाके वो आराम से तलाशी कर सकते हैं बिना किसी वारंट इशू के, ठीक है, और जरूरत पड़ी तो वहां पे गोली भी मार सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट में एक लेडी है इरोम चानू शर्मिला, जो कि इसका हमेशा विरोध कर रहे हैं, और इन्होंने लगभग 16 वर्षों तक लगातार हंगर स्ट्राइक किया इसके अगेंस्ट में, ठीक है। बाद में ये पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, जो कि हालांकि असफल रहा, क्योंकि अच्छे लोग असफल ही होते हैं, बुरे लोग जल्दी सक्सेस पाते हैं, कोई बात नहीं। तो आशा करते हैं अनुच्छेद 12 से संबंधित जो भी जो अधिनियम है, निवारक निरोध अधिनियम है, वो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से बने रहिए, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।